कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, एग्ज़ाम्स करीब हैं और मैंने ज़्यादातर चैप्टर्स अभी 12th क्लास के नहीं बनाए हैं, है ना? तो अब जो मैं चैप्टर्स बना रही हूँ ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, जो यानी 21 और 22 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। उसमें जो जो सिलेबस आपका आने वाला है सिर्फ उसको ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले की एक गज़ल हमने पढ़ ली है, आज हम लोग इसकी दूसरी गज़ल पढ़ने वाले हैं। ये आपके नासिर काज़मी की गज़ल है। ठीक है, नासिर काज़मी कब पैदा हुए थे? 1925 में पैदा हुए थे और 1972 में उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में नहीं जानेंगे, बस आप इतना जान लीजिए कि ये आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या करा, उनके गज़लों के मशहूर मजमूए कौन कौन से हैं। ठीक है, उनका पहला दीवान कब शाया हुआ, दूसरा दीवान कब शाया हुआ, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो इनकी गज़ल है उसको ही डिस्कस करूँगी आपके साथ, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये चीज़ें तो आपके पढ़ने में होती हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाद में फिर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर कराऊँगी। देखिए, फ़िलहाल हम लोग अशार को पढ़ते हैं। तो जब भी आपकी गज़ल के अशार की तशरीह आती है या इस तरह से नज़्म का ख़ुलासा पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसे करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि गज़ल है तो गज़ल का ख़ुलासा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है। इस शेर में कुछ और बात हो रही है, इससे अगले शेर में कुछ और बात हो सकती है। ठीक है, इसलिए कभी भी गज़ल का ख़ुलासा आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन नज़्म का मरकज़ी ख़याल, नज़्म का ख़ुलासा ये पूछा जाता है। इसके बाद जब हम नज़्म पढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी हम लोग उसमें देखेंगे। तो देखिए, गज़ल का पहला शेर क्या है? ये शब, ये ख़याल, ये ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। ठीक है, तो देखिए सियाक़ व सबाक़ सबसे पहले हमें लिखना होता है, जिसमें हम बता देते हैं कि जो ये अशार हैं या जो ये शेर लिया गया है ये कहाँ से लिया गया। हमारी किताब गुलिस्तान अदब से लिया गया है, जिसको नासिर काज़मी जी ने लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसकी तशरीह करनी होती है। तशरीह का मतलब होता है कि जो ये शेर है इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए लिखा है, ये शब, शब माने क्या होता है? रात, ये ख़याल, ये ख्वाब तेरे, यानी रात होते ही हमें महबूब के क्या आने लगते हैं? ख़याल आने लगते हैं, उसके ही ख्वाब आने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने किसी को किसी से तशबीह देने की, किसी को किसी के साथ लाने की कोशिश की है। जैसे कि सुबह के वक्त जो फूल खिलने का वक्त है वो कब है? फजर के वक्त है। ठीक है, अब कहते हैं, देखो महबूब से कह रहे हैं कि तेरी याद जो है वो हमें रात होने के बाद तो आती ही आती है, लेकिन सुबह जब हमें आँख खुलती है तब भी हमें सबसे पहले तुम्हारी ही याद आती है ना। यानी जिस तरह से रात के जाने के फ़ौरन बाद ही अंधेरे अंधेरे में ही, कहते हैं ना तड़के तड़के, एक आम ज़बान का वर्ड है तड़के तड़के, यानी सुबह सवेरे बिल्कुल, है ना, उस वक्त फूल खिलते हैं। सेम उसी तरह से उसी वक्त जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे तुम्हारी याद आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तशरीह दे भी रखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, शायर ने यहाँ रात की एक ख़ास कैफियत बयान की है कि जब वो महबूब के बारे में सोचते सोचते क्या होता है, कुछ देर के लिए सो गया। ठीक, अब महबूब के बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते सो गया। अब जब सुबह सवेरे उसकी आँख खुली तो फिर महबूब की याद आई कि अरे वाह, हमने उसका ख्वाब देखा था, आज ख्वाब में वो हमारे पास ऐसे आया था, हमारा महबूब जो भी है। ठीक है, तो अब यहाँ बताते हैं कि भाई कायदा है कि सुबह ही सुबह फूल खिलते हैं। तो शायर ने यहाँ महबूब के ख्याल के आने को फूल के खिलने से क्या करा है? ताबीर किया है, यानी उसको उससे मिलाया है कि भाई जिस तरह से सुबह ही सुबह फूल खिलते हैं, सेम उसी तरह से सुबह ही सुबह हमें तुम्हारी याद आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको दूसरा शेर दिया गया है। क्या लिखते हैं, शोले में है एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरा। अब देखिए शोला किसे कहते हैं? आग का दहकता हुआ कोला, उसे ही शोला कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखते हैं, नासिर काज़मी कहते हैं शोले में जो नूर है, जो रोशनी है, जो चमक है, वो किसकी है? महबूब की है। क्यों? क्योंकि शोले के जब ये शोला होता है कि चमक से अंधेरा दूर हो जाता है, या दूर, देखिए गलत लिखा है, दाल वाव रे है, रे गायब है यहाँ पे। ठीक है, दूर हो जाता है, शोला बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है, या हम कह सकते हैं तारीकी छा जाती है। तारीकी मतलब भी अंधेरा ही होता है। ठीक है, नूर या चमक महबूब
नूर या चमक को महबूब का रंग करार देकर बाकी रंगों को आशिक अपने रंग करार देता है, क्योंकि चमक के आगे बाकी तमाम रंग क्या हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। मंद मतलब फीके पड़ जाते हैं, धीरे पड़ जाते हैं। महबूब के हुस्न के आगे बाकी तमाम रंग क्या हैं, फीके हैं। आ रही है बात समझ में? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शोले का जो रंग है वो तुम्हारा रंग है, जो चमक है वो तुम्हारी है। उसके बाद जितनी भी फीकापन है, जितना भी बेकार रंग है, वो सब क्या है, वो मेरा है। ठीक है, हमेशा याद रखिए उर्दू शायरी में महबूब को आला दर्जे का दिखाया जाता है, चाहे वो कितनी ही जुल्म करे, कितनी ही ज़्यादतियाँ करें हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आपका ये तीसरा शेर है, क्या बोलते हैं, आँखों में छिपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। अब कहते हैं कि भाई मैं अपनी आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ, है ना, मेरी आँखों में वो सारी चीज़ें, वो सारे ख्वाहिश, वो सारी जो भी तमन्नाएं थी या जो भी हमने देखा था, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आँखों में छुपी हुई हैं, वो मैं किसी के सामने जाहिर नहीं हो रहा हूँ, है ना। देखिए चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। माजी की हसीन यादों के लिए नासिर काज़मी ने बुझे हुए क्या कहा है, सवेरे कहा है ना। जो अच्छे पल, जो खूबसूरत लम्हे हमने गुजार दिए और अब हम अलग हैं, उनको यहाँ पे क्या कह रहा है, बुझे हुए लम्हे कह रहा है, बुझे हुए सवेरे कह रहा है। ठीक है, अगर रोशन सवेरा कहा जाता तो ये ज़माना हाल की बात होती। ठीक है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम की बात होती, लेकिन यहाँ पे गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, गुजरे हुए वक्त की बात आदमी नहीं भूलता, बलखुसूस उन बातों को जिनका ताल्लुक़ महबूब से, यानी कि आप कहते हैं कि इंसान वैसे भी गुजरी हुई बातों को नहीं भूलता है। जैसे आप कभी फर्स्ट आए हो, आपने टॉप किया हो, कभी आपकी मैम ने कहा हो वेरी गुड, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, या किसी टेस्ट में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, तो वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलते। या कभी आपको कोई जो आप चाह रहे थे चीज़, वही आपको जो टॉय है, कुछ भी है, वो आपको गिफ्ट में मिल गया, कोई पेन जो आपको चाहिए था पापा ने आपको गिफ्ट में ला के दे दिया, तो वो चीज़ें, वो पुराने लम्हे आप कभी नहीं भूलते, है ना। या दोस्तों के साथ लड़ना, मस्ती करना, ये चीज़ें आप कभी नहीं भूलते हैं, है ना। और ख़ास तौर से यहाँ कहते हैं उर्दू शायरी में तो ख़ास तौर से महबूब का ही जिक्र है, तो कहते हैं महबूब के साथ जो गुजारे हुए लम्हे हैं वो भी हम कभी नहीं भूलते। तो कहते हैं जब शायर कभी कोई बात या शय देखता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी से जुड़ी हुई हो और जो हमें हमारे महबूब की याद दिलाए, तो उसे फ़ौरन माजी की याद आ जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं, ऐसी ही चीज़ों को देख चुका है। जैसे मान लीजिए अब किसी बच्चे को गिफ्ट में उसके पापा ने पेन दिया, ठीक है, अब उससे 2 साल या 3 साल पहले आपके पापा आपको दे चुके, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा ना, हाँ आज से 2 साल पहले मेरे पापा ने भी मुझे यही पेन दिया था, है ना। तो क्या है कि पुरानी चीज़ें, जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई पुरानी चीज़ें भी आपको याद आने लगती हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका अगला शेर है, देते हैं सुराख फसले गुल का, शाखों पे जले हुए बसेरे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखिए जहाँ पे आबादी होती है वहीं पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कि और जहाँ आबादी है, अल्लाह ना करे वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो सबसे ज़्यादा कोई भी, मतलब आप कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी आ जाए तो सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी भी उसी जगह पे होती है ना। तो कहते हैं कि उसी ही बर्बादी को देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा आबादी थी। आ रही है बात समझ में? कि जो ये जले हुए पत्ते हैं ना, ये जो जले हुए चीज़ें हैं, इनको देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले कभी बहुत खूबसूरत मंजर रहा होगा। चलिए तशरीह भी देख लेते हैं। कहते हैं आम कायदा है, यानी आम उसूल है, ख़ज़ा के बाद मौसम बहार आता है, यानी कि जब पतझड़ जाता है उसके बाद ही मौसम बहार आता है। इस बात को शायर दूसरे अंदाज से कह रहा है कि चमन में जले हुए आशियानों से ये पता चलता है कि ख़ज़ा चली गई है और अब मौसम बहार की आमद है। ठीक है, शाखों पर जले हुए बसेरे फसले गुल की आमद का पता क्या करते हैं, पता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बात क्लियर हुई क्या? देखिए दोनों मतलब में हम इसे ले सकते हैं। यहाँ पे मौसम बहार की बात हो रही है, वो भी ठीक है। शायरी में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप जो शायर, जो इसमें ये आपका शेर है ना, इस शेर में जो लफ्ज़ दिए गए हैं, ठीक है, उनसे आप जो माने बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी पाबंदी नहीं है, आप इसे किसी भी जाविये से सोच सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया गया है, मंजिल ना मिली
तो काफिलों ने रास्ते जमा लिए हैं डेरे। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब मंजिलें ही नहीं मिल रही हैं तो जो काफिले थे, पहले ज़माने में बेटा काफिले निकला करते थे, जहाँ पे उनको नदी का किनारा मिलता था, उपजाऊ ज़मीन मिलती थी, वो वहीं जाके बस जाया करते थे। ठीक है, क्योंकि पहले ये तो था नहीं कि ये घर आपका है, यहाँ सिर्फ आप रहेंगे, ये घर मेरा है, मैं रहूँगी। पहले ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ जिसको मिला वो वहाँ रहने लगा। ठीक है, तो कहते हैं जब हम मंजिल की तलाश पर निकलते हैं और मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं तो हम क्या करते हैं, रास्ते में ही अपने जो डेरे हैं उसको जमा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखते हैं, शायर कह रहा है कि जब इंसान ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता है तो मंजिल की जानिब दौड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मंजिल मिल जाए या ज़िंदगी के जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे हो जाएं। इसलिए कभी कभी इंसान थक कर दरमियान में ही रुक जाता है, यानी जो कुछ हासिल हो उसी पर कनात कर लेता है। जैसे कि अब हम निकले कि हम भाई आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ठीक है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे ख्वाब हैं, आपके भी मेरे भी थे। ठीक है, तो क्या है कि सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं और सब अपने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक रास्ता चुनते हैं और उस पर मेहनत के साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो रास्ता चुना उसको वो मंजिल मिले। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम चुनते हैं कि हमें बनना है आईएएस आईपीएस और हम रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल, या पुलिस कांस्टेबल तो खैर बहुत नीचे हो जाएगा, है ना, इंस्पेक्टर तक पहुंच के रह जाते हैं कि चलो भाई यहीं तक ठीक है, अब जो मिल गया अच्छा है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तैयारी। समझ रहे हैं बात को? तो क्या है कि हम निकले थे मंजिल के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो मंजिल हमें नहीं मिल पाती है ना, शायद उसमें ही हमारी भलाई हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कोई कोताही हो, इस वजह से हमें नहीं मिल पाई। ठीक, तो उसी सिलसिले में क्या कहते हैं कि जब हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम रास्ते में ही अपना घर बना लेते हैं, यानी जो मिल गया उस पर ही कनात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। अब देखिए, इस शेर में कहते हैं, जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, इस शेर में भी मंजिल के ना मिलने का मंजर दूसरे अंदाज से बयान किया गया है ना, यानी इसमें भी हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई इसको भी मंजिल अपनी नहीं मिली है, बस्ती से मुँह अंधेरे चले थे कि शाम होने तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अभी हमने पढ़ा ना, मुँह अंधेरे का क्या मतलब है, यानी कि सुबह सुबह फजर के वक्त, है ना, पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका, जंगल में ही शाम हो गई। ठीक है, क्योंकि जंगल बस्ती से दूर होता है, इसलिए शायर ने नाकामी और नामुरादी को जंगल से ताबीर किया है। आई बात समझ में कि भाई जंगल क्यों कहा गया, जंगल वीरान होता है, वहाँ कोई भी नहीं होता है, वहाँ सन्नाटा होता है हर तरफ, है ना, इसीलिए क्या है, उसे नाकामी से ताबीर किया गया है कि भाई नाकामी, जो इंसान नाकाम होता है उसके आसपास कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब आगे तरक्की कर चुके होते हैं या तरक्की कर रहे होते हैं, जो नाकाम होता है वो सबसे पीछे और तन्हा होता है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। रुदाद सफ़र ना छेड़ नासिर, पर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, रुदाद किसे कहते हैं, रुदाद मतलब होता है जो हमारे ऊपर गुजरी है ना, सफ़र के दौरान, यानी कि जो हमारा ज़िंदगी का सफ़र है उस दौरान हमारे ऊपर जो जो गुजरी वो हमसे मत पूछो, उसका जिक्र मत शुरू करो, है ना, वरना अश्क, अश्क मतलब क्या होता है, आंसू, है ना, हम फिर इतना रोएंगे कि हमारे आंसू जो है वो रुकेंगे नहीं। तो क्या लिखते हैं, शायर के मुताबिक ज़िंदगी का सफ़र खुशी खुशी शुरू किया था। हर कोई अपने ज़िंदगी का सफ़र खुशी खुशी शुरू करता है जब तक माँ बाप का साया होता है ना। अभी आप लोग की ज़िंदगी भी बहुत आराम से गुजर रही है, असली ज़िंदगी तो तब शुरू होगी जब आप 12th पास कर लेंगे, ग्रेजुएशन या जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, फिर आपकी ज़िंदगी असली शुरू होगी, है ना। फिर आपको कंपटीशन, नौकरी, ये वो बहुत सारी फ़िक्रें होंगी। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं, और एक कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब देखा था, है ना, लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए, मंजिल ना मिल सकी, जब इस आलम में
देखिए बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ लिखते हैं जब इस आलम में किसी ने ये जानने की, ये ना नहीं है ने है ना, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम पर क्या गुजरी है, यानी शायर के ऊपर क्या गुजरी है। तो शायर ने भी इस बात को कह के ख़त्म कर दिया कि भाई रूदादे सफ़र तुम हमसे मत पूछो, है ना। जब हम मुसीबत में थे, जब हम मुश्किल में थे, तब तो कोई आया नहीं हाल दरियाफ्त करने, अब हमसे पूछ रहे हैं। तो उसने ये बात कह के ख़त्म कर दी कि भाई रूदादे सफ़र मत पूछो, वरना जो हम पे गुजरी है वो इतनी दर्दनाक है, इतनी तकलीफ है कि हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये गज़ल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मुश्किल सवाल जवाब में आपसे लिखा है मतले में सुबह सवेरे खुलने वाले किन फूलों की तरफ इशारा किया गया है ना, कौन कौन से फूल हैं जो सुबह सवेरे खिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फूल खिलने से मुराद असली में फूल खिलना नहीं है, बल्कि रात गुजरने के बाद जब सुबह होती है तो भी अपने महबूब की याद आना, है ना, ये है सुबह सवेरे फूल खिलने का यहाँ पे मतलब। यादों के बुझे हुए सवेरे से क्या मुराद है। तो देखिए अभी हमने इसको भी पढ़ा, इससे क्या मुराद है, गुजरे हुए ज़माने के दिनों में जो अच्छी अच्छी यादें गुजरी हैं उनको कहा गया है कि भाई हम उन्हें अब भूल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रास्ते में ढेर, अब क्या है, डेरे को हमने क्या करा है, जमा लिया है, इससे क्या मतलब है, डेरा जमा लेना क्या अर्थ है इसका, है ना, क्या मुराद है इससे। तो कहते हैं इंसान जब मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे रास्ते में ही कहीं क़याम करना पड़ता है, क़याम करना पड़ता है यानी कि रुकना पड़ जाता है ना, और इसी क़याम को डेरा जमा लेना कहा गया है। ठीक है ना, अभी मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये गज़ल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इससे पहले की ये गज़ल है वो भी अपलोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। आगे जो भी आपकी नज़्म है या गज़ल है जो सिलेबस में शामिल है वो भी एक आध दिन में अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।